आप सबको बताऊं अगर मैं तो वैसे वास्तव में मैं हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मध्य प्रदेश बोर्ड में। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, फिर एमबीए किया, फिर मैंने फिर से 2-3 साल तक जॉब किया। उसके बाद 2012 में मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। मैं उत्तर प्रदेश कैडर में था, 4 साल तक वहाँ रहा और फिर 2016 में जो है आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद मैंने मध्य प्रदेश कैडर ज्वाइन किया और अलग अलग जगहों पे इस बीच पोस्टिंग रही है। यूपी में जो है मैं मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, झांसी, बरेली इत्यादि स्थानों पर रहा। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, धार, इंदौर, बालाघाट, उमरिया और अब उज्जैन में। आप सारे एस्पिरेंट्स के लिए मैं 2-3 बातें ही बताना चाहूँगा कि पहली बात तो सिविल सर्विसेज मेंस जो हैं, यूपीएससी जो अलग अलग एग्ज़ाम्स करता है उसमें एक एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विसेज मेंस, तो जिससे जो है अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेन सर्विस और जो सेंट्रल सर्विसेज हैं अलग अलग आईआरएस, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, रेलवे इत्यादि के सिलेक्शन होता है। तो सारे अभ्यर्थियों के लिए मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो जो एक ये होता है कि हम 10वीं से तैयारी शुरू करें या 12वीं से करें, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जब 10वीं कर रहे हैं या 12वीं कर रहे हैं, आपको जो आप कर रहे हैं उसी पर फोकस करना चाहिए। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में या द्वितीय वर्ष में भी यदि आप इसके बारे में सोचना प्रयास शुरू करते हैं तो पर्याप्त है। 1 वर्ष की तैयारी जो है काफ़ी हद तक पर्याप्त होती है। 1-2 अच्छे स्तर के अखबार पढ़ें और टीवी पे भी मैं कहूँगा कि एक लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी होते हैं, संसद टीवी के नाम से आते हैं, उनको देखें बजाय अन्य चैनल्स को देखने के। और हमेशा ये समझें कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। आपका जो बेसिक्स है वो अच्छा होना चाहिए। तो मूल रूप से यदि हमने 10वीं तक का हमारा विज्ञान, गणित और इतिहास, भूगोल इत्यादि अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी आसानी होती है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जब आप तैयारी शुरू करें तब भी अगर आप एनसीईआरटी की 6ठी से 10वीं तक की हिस्ट्री की बुक्स ले आएँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स लेकर के आ जाएँ, ज्योग्राफी की ले आएँ, तो उससे आपको प्रीलिम्स में बहुत सहायता मिलेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सिविल सर्विसेज में होती है और अन्य जो इस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें सामान्य ज्ञान की होती है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होता है आपका, फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे या हिस्ट्री लेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, उसका एक फ़िक्स सिलेबस है और उसकी फ़िक्स सी बुक्स हैं जहाँ से उसको पढ़ना आसान है, स्ट्रक्चर तरीके से आप पढ़ सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए ही ज़रूर मैं कहूँगा कि यदि आज के समय में भी आप स्कूली बच्चे भी हैं या आप कॉलेज में भी हैं तो सामान्य ज्ञान जो है आप 1-2 महीने में जो है डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए जो है आप अभी से जो है अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू करें। दूसरा मैं सभी एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि चूँकि आज का समय तकनीकी का समय है और हम सभी के पास जो है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, स्मार्टफोन पे एक्सेस है, छोटे छोटे शहरों में भी, छोटे छोटे गाँव में भी। इसका लाभ ये है कि जो पहले ही होता था कि आपको अच्छे स्टडी मटेरियल के लिए या अच्छी कोचिंग के लिए दिल्ली या अन्य बड़े शहर जाना होता था, अब उसकी मैं ये तो नहीं कहूँगा आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वो संभव नहीं है किसी भी कारण से, आर्थिक कारण से, अन्य कारण से, तो भी छोटे शहर का या छोटे गांव का अभ्यर्थी या प्रत्याशी जो है वो किसी प्रकार से एक मेट्रो में रहने वाले प्रत्याशी अभ्यर्थी से जो है किसी प्रकार के नुकसान पे नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप जब कोचिंग क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर होते हैं और जितना वो टीचर आपको बता पाएगा उतना ही जो है वही ज्ञान की जो सीमा रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसको भी पता नहीं होंगी या कुछ ऐसे एरिया होंगे जो उसके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन इंटरनेट ऐसा माध्यम है कि जिस चीज़ का उत्तर आपको अपनी किताब में नहीं मिल पा रहा है या जिस चीज़ का उत्तर आपको अपने शिक्षक से नहीं मिल पा रहा है उसका उत्तर भी वहाँ मिल जाएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक का महत्व नहीं है या पुस्तक का महत्व नहीं है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री टूल के रूप में और जहाँ जहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग टूल कम पड़ता है, इसका जो है बहुत महत्व है। तो अखबार पढ़ते वक्त हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इससे हमारे समय की बचत होगी और समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए। मैंने एक इनसाइट इंडिया करके हुआ करता था, मैं उसे पढ़ता था। तो वहाँ पे वो सारे न्यूज़पेपर्स की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से, उनका एक कैप्सूल बना करके वो लोग हर रोज़ शेयर करते हैं। तो उसको पढ़ने से भी मेरे ख्याल से अभ्यर्थियों को काफ़ी सहायता मिल पाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं कहूँगा कि जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसमें आप लेते हैं तो काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आप उसको 3 वर्ष तक पढ़ते हैं।
और 3 वर्ष तक आप जो पढ़ते हैं, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो लगभग आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं और उसमें आपको काफ़ी पारंगतता भी हो जाती है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन सिलेक्शन करने के पहले आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं उसका एक बार सिलेबस देखें। उसके बाद उसके पिछले 5 वर्षों के या 10 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखें, जिसमें आपको हर एक ऑप्शनल में सामान्य रूप पे जो पहला पेपर होता है उसमें थ्योरी रहती है और दूसरे पेपर में अप्लाइड चीज़ें रहती हैं। तो उसको देख करके आप देखें कि आपका कंफर्ट फैक्टर कितना है। तीसरा आप ये देखें कि इसके लिए कोचिंग मटेरियल है, कोचिंग क्लासेस हैं या स्टडी मटेरियल है, ये आपके आसपास में कितना उपलब्ध है, आपके आसपास में या इंटरनेट पे। इससे आपकी तैयारी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक बार जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कहना है कि 5-5, 6-6 घंटे तक अखबार पढ़ने की या न्यूज़ चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपको कहीं से कॉन्साइज समरी भी मिल जाती है तो पर्याप्त है। क्योंकि अब मेंस के अंदर जो है अब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट एक साथ छपे हुए आते हैं, तो अब हर एक क्वेश्चन के आगे जगह रहती है, उतनी ही जगह में उत्तर लिखना होता है, आधे पेज में, 1 पेज में या 2 पेज में। तो आपको अपनी सारी जो थॉट्स होती हैं उनको बड़े कोहेरेंट तरीके से उसको आधे पैराग्राफ में, 1 पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका उत्तर जो है बेतरतीब सा ना लगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं राइटिंग प्रैक्टिस से आ पाएगी। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप मॉक पेपर दें, लेकिन आप रोज़ मॉक पेपर नहीं दे सकते हैं। तो मॉक पेपर सामान्यतः बोला जाता है कि आप हफ्ते में 1 बार दें, 15 दिन में 1 बार दें, और इसमें आप कोशिश करें कि जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं उन्हीं के उत्तर देने का प्रयास करें। मॉक पेपर देने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो आप पूरा दे सकते हैं 3 घंटे वाला, लेकिन 3 घंटे तक का सेटिंग करना और उसमें आपका जो है पढ़ने का समय भी चला जाता है। आप ये भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करिए आपने आपके सिलेबस में 20 टॉपिक हैं, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया पूरा, आपको लग रहा है कि मैं टेस्ट करूँ कि मेरे को कितना याद हुआ है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं, मान लीजिए 8-10 प्रश्न पूछे गए, उनको आप रख लें और उनमें से रैंडम 4 या 5 प्रश्न उठा करके उनके उत्तर लिख लें। तो यदि पूरा पेपर आप 20 प्रश्नों का 3 घंटे में करते हैं, तो फिर आप 5 प्रश्नों को जो है 45 मिनट में आप करके देख लीजिए। इस प्रकार से आप पार्ट टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने में ईमानदारी रखिए, बिल्कुल इत्मीनान से मोबाइल किताब साइड में रख के टेस्ट को लिखिए। और टेस्ट देने का उद्देश्य, मॉक टेस्ट भी या आप कोचिंग क्लास में भी टेस्ट देते हैं, उसका उद्देश्य ये मात्र नहीं होता है कि मुझे इतने नंबर आए, उसको उतने नंबर आए, मैं आगे हूँ वो पीछे। इसका उद्देश्य सीखना होता है। सीखना कैसे होता है कि फ़र्ज़ करिए आपने जो है प्रीलिम्स के लिए एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें 100 प्रश्न थे, 100 में से 30-35 आप कर पाए, 60-70 नहीं कर पाए। अब टेस्ट के बाद आपको जो मॉडल आंसर शीट मिलेगी वो आपको लेके बैठना चाहिए और आपको उन 60-70 के आंसर्स देखने चाहिए कि उनके आंसर्स क्या हैं। और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अब यदि इन 60-70 में से कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो उसको आप सही करके आएँ। तो इस प्रकार से जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें न केवल परीक्षण होगा, बल्कि उस टेस्ट में आप कुछ नया सीख के भी निकलेंगे। तो आप यदि 1 वर्ष के अंदर आपके 52 हफ्ते होते हैं, यदि आप 20 या 25 भी मॉक टेस्ट दे लेते हैं प्रीलिम्स के भी, तो आपके 2 से 3 हज़ार के आसपास प्रश्न जो हैं तैयार हो जाते हैं। दूसरा एक ये होता है कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप स्टडी और इंडिविजुअल स्टडी का एक प्रश्न होता है। तो ये थोड़ा व्यक्ति पर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन वही चीज़ करिए जिसमें समय की बचत हो और समय बर्बाद ना हो। कई बार ग्रुप डिस्कशन में ये होता है कि भाई सारे लोग बैठ गए हैं और मूल पढ़ाई जो है वो कुछ समय हो पाती है और काफ़ी समय जो है दूसरी चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। एक दूसरी चीज़ जो है रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि क्या होता है कि आप सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे, आपने पहले महीने से स्टार्ट किया, आप 6 महीने तक आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया। अब पढ़ते पढ़ते जब 6 महीने आपने ख़त्म किए तो जो पहले महीने पढ़ा था उसको आप भूल जाएंगे तब तक। तो फिर वो फिर से जो है कहानी फिर से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जितना हम पढ़ते हैं उसको हम बार बार रिवाइज़ भी करते रहें, तभी उस पढ़े हुए का लाभ है। क्योंकि यदि आपने पढ़ने में बहुत समय लगा दिया और एग्ज़ाम के दिन आपको याद ही नहीं रहा, तो वो आपका जितना पढ़ने में समय लगा था वो पूरा का पूरा समय का इन्वेस्टमेंट जो है व्यर्थ हो गया, और उससे ख़राब कुछ नहीं होता है। और साथ ही साथ एक में मतलब एक पर्सनल टाइप की एडवाइस भी रहती है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने खाने को, अपनी नींद को, और मैं तो ये कहूँगा कि अपने सामाजिक जीवन को भी जो है इग्नोर मत करिए। अगर आप कुछ खेलते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है ना। और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये भी करने की आवश्यकता है कि आप समाज से कट जाएँ या पारिवारिक समारोह में शामिल ना होते रहें। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको जो एक मोनोटोनी से जो आ जाता है तैयारी के बीच में, उसको ब्रेक करने में सहायता करती है। तो वो सब करते रहें, लेकिन डिसिप्लिन जो है, जो आपका सिंसियरिटी रहे कि हमको दिन में 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे जो हमको पढ़ना है, वो डिसिप्लिन से काम करें। सही सोर्स मटेरियल कुछ नहीं होता है, सोर्स मटेरियल एग्जैक्ट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिलेबस में आपके मान लीजिए 20 टॉपिक्स हैं, एक पर्टिकुलर बुक में 18 टॉपिक कवर होते हैं,
किसी दूसरी पुस्तक में 17 होते हैं, किसी तीसरी में 19 होते हैं। तो अब इसके लिए आपको 3-4 बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही बुक पे स्टिक करिए और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए आप, क्योंकि वैसे भी जो है लो स्कोरिंग एग्ज़ाम है और 50%, 55% मार्क्स पे, 60% मार्क्स पे जो है लोग ऑल इंडिया रैंक 1-2 ले आते हैं और नॉर्मली 40% तक मार्क्स आने पे सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस रहते हैं। माध्यम को लेकर के ज़्यादा जो है परेशान ना हो, हिंदी इंग्लिश माध्यम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये रहता है कि आपकी जो है कंटेंट क्या रहती है। चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं तो अमूमन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स जो होती हैं, भले केंद्र की हों या राज्यों की हों, सभी एक जैसी होती हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अन्य परीक्षाएं भी दें। इसके 2 लाभ हैं, एक तो प्रैक्टिस होती रहती है क्वेश्चन पेपर देने के कारण, दूसरा ये कि जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इससे ये कि यदि आपका मुख्य गोल सिविल सर्विसेज भी है, तब भी यदि कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो उससे एक जो प्रेशर होता है इंडिविजुअल या फैमिली का, उस प्रेशर से काफ़ी हद तक आप निजात पा जाते हैं। 2 चीज़ें पर ध्यान रखिए कि पहली बात तो आपका लक्ष्य एक परीक्षा को पास करना है, आपका लक्ष्य पीएचडी करना नहीं है, शोध नहीं कर रहे हैं आप किसी विषय पे। तो हमको ये नहीं सोचना है कि हम इस विषय के जो है महान ज्ञाता और उस प्रकार से बन जाएं, उसके लिए समय लगता है और समय ही जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कम जो है कुंजी है यहाँ पे। तो हमारा लक्ष्य जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये प्रयास करें कि हम किसी भी विषय की 1 पुस्तक या 2 पुस्तक मतलब एक टॉपिक की जो है उतनी पर्याप्त है। 4-5 सोर्सेस लेकर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जो एग्ज़ामिनर है उसके पास आपकी सिर्फ आंसर शीट रहेगी जिसमें आप आंसर लिख के आए हैं। वो आपको नहीं जानता है, वो ये भी नहीं जानता है कि आप 2 वर्ष तैयारी कर रहे हैं, वो ये भी नहीं जानता है कि आपको अपने विषय की बड़ी जानकारी है और आप अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं और अपने सारे समूह में भी जो है सबसे ज़्यादा आपको आता है। वो वही देख पाएगा जो उस दिन उसके सामने आंसर शीट में लिखा हुआ है। तो आंसर शीट में आपके पास यदि ज्ञान बहुत सारा है और आंसर शीट में ज्ञान नहीं पहुँचा तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो जितना आपको पता है और जितना आपने पढ़ा है वो सारा आंसर शीट पे पहुँचे, इसके लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप पेपर को समय पूरा कर पाएँ। तो जितना आपको आता है आप लिख पाएँ, यदि आप लिख ही नहीं पाए तो वो आपका पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। एक तो ये सोचना जो है कि 1 वर्ष में तो नहीं होता है, 2-3 वर्ष लगाने चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबसे पहली भ्रांति, इसको निकालना चाहिए। दूसरा, एक काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत महंगी कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ, तो जो है मेरी तैयारी अधूरी है। मेरे ख्याल से ये भी एक चीज़ गलत है। ये 2 चीज़ें कर देंगे। तीसरा, एक बहुत कई लोगों को ये लगता है कि हमारे 10वीं में बहुत कम नंबर थे या हम बहुत जो हैं एकेडमिकली एडवांस स्टूडेंट नहीं रहे हैं, तो क्या हमारा हो पाएगा? ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज में जो फाइनल सिलेक्शन हुए हैं उनका आप अगर बैकग्राउंड निकल के देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी रैंक भी लाए हैं और जो 10वीं 12वीं 50% या 60% भी लाए थे। तो आपकी पुरानी परफॉर्मेंस आपको सहायता करती है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं है। ज़्यादा महत्व इस बात का है कि आपने उस 1 वर्ष में क्या तैयारी करके और आप एग्ज़ाम में क्या लिख करके आए। तो ये 2-3 जो एक किंतु परंतु भय होते हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत व्याप्त हैं, लेकिन अधिकतर ये निराधार है। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं वही कहूँगा जो पहले कहा कि एक तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में आप अवेयर रहें। तो कुछ भी चीज़ होती है, टीवी है, अखबार है, अन्य संचार माध्यम हैं, तो उसमें क्या चल रहा है जो देश दुनिया के लिए महत्व का है और जो शासन प्रशासन के हिसाब से महत्व का है, उसको ध्यान रखें। तो इससे आपकी अपने आप जो है सामान्य ज्ञान की तैयारी होती रहेगी। लेकिन इसमें भी आपको एक सेंस रखें कि इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ सनसनीखेज़ है और जिसका जो है एक वो विवादों वाली चीज़ है, उससे दूर रहें। दूसरा है राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। आप कुछ भी भले ही अपना रेगुलर सिलेबस भी कर रहे हैं, तो एक टाइम बाउंड तरीके से अगर आप ये सोचें कि हम 5 मिनट में 10 मिनट में आंसर को लिख पाते कि नहीं लिख पाते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस का डिसिप्लिन आपको काम आएगा। और तीसरा जो है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेज में बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या 10वीं 12वीं में हैं, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें, उसको ज़्यादा कोशिश करें। कहीं न कहीं जो है आगे जा कर के सिविल सर्विसेज देते वक्त आपके काम आएगा।